हम लोग भूगोल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने भारत के भूगोल के लगभग 2000 प्रश्न, भूआकृति विज्ञान के लगभग 1000 प्रश्न, व्याख्या सहित हम लोग पढ़े। अब प्रस्तुत अंक में हम लोग वायुमंडल या जलवायु विज्ञान के लगभग 700 से 800 प्रश्न इसमें यूथ कंपटीशन की जो बुक है इसमें दिए हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे पीसीएस के हों, चाहे हायर के हों, चाहे टीजीटी पीजीटी के हों, सब क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो हम लोग आज जलवायु विज्ञान शुरू करते हैं, जिसमें वायुमंडल संगठन और संरचना से संबंधित प्रश्न जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहले में दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम और उनके क्षेत्र जो है दिए गए हैं। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये जीएस में भी, पीसीएस में भी बहुत पूछा जाता है। तो हरिकेन हम जानते हैं कि हरिकेन जो है कहाँ पे आता है, ये यूएसए में आता है। और टाइफून जो है कहाँ आता है, ये चीन में कहा जाता है इसे, विली विली ऑस्ट्रेलिया, और टाइफू जो है जापान। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनके जो है स्थानीय नाम हैं। ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जिनके स्थानीय नाम हैं। अब ये देखिए, जीडीसी में भी पूछा था, पीसीएस में भी जो है ये जीएस में पूछा जा चुका है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल और हायर पीटीजीटी पीटी ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जो है पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। और भारत में क्या कहा जाता है, भारत में चक्रवात या उदाब कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में जो आता है। अब ये अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है। तो जो पृथ्वी पर जो सौर विकिरण आता है, तो उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ओजोन दिया है, जलवाष्प दिया है, मीथेन। तो जलवाष्प में जो है सबसे अधिक जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसका आंसर होगा डी। देखिए व्याख्या भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को जलवाष्प द्वारा सर्वाधिक अवशोषित किया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत, तो ये काम है। ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है, किंतु इसकी सघनता जो है 15 से 35 किलोमीटर के बीच ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना ऐसी होती है कि जैसे जो वायुमंडल से विकिरण आता है शॉर्ट वेव में, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को पार कर लेता है और पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन जब पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है और दीर्घ तरंग के रूप में जब रेडिएशन होता है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच जो है इतनी जगह नहीं होती कि लॉन्ग वेव जो विकिरण के रूप में पृथ्वी से रात में जो प्रवाहित होती है, तो वो वायुमंडल से नहीं जा पाती है। तो होता क्या है कि इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिससे पृथ्वी जो है गर्म बनी रहती है, यही ये बता रहे हैं। लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब जो लॉन्ग वेव है पृथ्वी से जब रात में सूर्य की अनुपस्थिति में जब पार्थिव विकिरण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोक लेती है और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जलवाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन संघनन जो है, इसको मिटा लेते हैं। जलवाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण, उनके विभिन्न रूप यथा बादल, तुषार, जलवृष्टि, ओस, आला, ओला आदि का निर्माण होता है। और ये वायुमंडल में समस्त वायुमंडल का 0.001% भाग जलवाष्प रहता है। तो हमारा जो है सबसे अधिक अवशोषण कौन करता है, जलवाष्प करता है, ऊष्मा का जो आता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है। तो इसमें देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन में सबसे कम जो कौन सा है, ये होगा हाइड्रोजन। इसमें देख लेते हैं संगठन में कौन कौन से हैं। देखिए सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है। सबसे अधिक 78.8 जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है, फिर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है।
अब इसमें देखेंगे क्रम, तो हाइड्रोजन सबसे कम है, 0.0005। सबसे कम जो है किसकी है, कौन सा है गैस, ये यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद अगर ऑप्शन होता तो क्या होता, हीलियम। वह गैस, अब चौथा प्रश्न देखते हैं, वह गैस अ, जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। तीसरा सर्वाधिक कौन सी गैस है, ये है आर्गन। अभी हम लोगों ने देखा, का ऑप्शन आंसर हो जाएगा आर्गन। 4 का हो गया डी। 5 का है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, वो नाइट्रोजन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का कौन सा सही घटता क्रम है। तो सबसे अधिक क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर नियान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा हवा के प्रतिशत अवरोही क्रम से व्यवस्थित कर लीजिए, तो वही पहला वाला क्वेश्चन है, उसी को आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे अधिक जो है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियान, हीलियम, क्रिप्टान, जेनान, हाइड्रोजन। वायुमंडल गैसों का प्रतिशत, देखिए फिर वही क्वेश्चन बार बार, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो एकदम से आप लोग रट लीजिए कि इसी से कई क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सबसे नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नियान है, फिर हीलियम है, फिर क्रिप्टान है, फिर जेनान है, फिर हाइड्रोजन है सबसे अंत में। वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में से किस में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो देखिए सबसे न्यूनतम तापमान इसमें जो है थर्मो ट्रोपोपाज है, स्ट्रोपोपाज है, थर्मोपाज है, मेसोपाज है। मेसोपाज में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जो है पाया जाएगा, वो लगभग -80 डिग्री हो जाता है। तो जो वायुमंडल वाला जो है संगठन पढ़ाएंगे उसमें और अच्छे से हम बताएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ याद कर लीजिए ये। अब निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैस सही प्रतीक द्वारा नहीं दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए सबसे क्या है, नियॉन का एन है, हीलियम है He, नाइट्रस ऑक्साइड का NO है, क्रिप्टान का Kr है। तो इसमें कौन सा सही नहीं दर्शाया गया है, कौन, इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। ये दिया है, तो इसमें कौन नहीं सही दर्शाया गया है, इसमें हो जाएगा सी और डी। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से चिन्ह होते हैं। नियान के Ne, हीलियम का He होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, क्रिप्टान का Kr होता है, क्रिप्टान का Kr होता है। इसमें क्या दिया गया है, Kr, हीलियम, नियान। इसमें देखिए नाइट्रोजन का N2 हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, नियान हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान और हाइड्रोजन। ये प्रतीक हैं और ये इसके संगठन हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंध नहीं है। उष्णकटिबंधीय की चक्रवात की संरचना से संबंध नहीं है। तो इसमें देखिए क्या नहीं है, अवलोकन भित्ति, सर्पिल भट्ट पट्टी, एक मैन सर्पिल, वलयाकार पट्टी। तो इसमें हमारे हिसाब से डी होना चाहिए, एक ये कोई चीज़ पट्टी नहीं होती है। एक मैन सर्पिल उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंधित नहीं है, जबकि अवलोकन भित्ति ये सब मतलब संबंधित है। और इसकी व्याख्या भी की है, अनुवर्ती क्षेत्रों में 30 उत्तरी से 30 दक्षिणी अक्षांश में उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं, जिनकी औसत व्यास 640 किलोमीटर होता है। अब एकरमैन स्पाइरल सर्पिल सागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक वायु की दिशा से उनकी दिशा के संचलन विक्षेपण को दर्शाता है। एकरमैन के अनुसार वायु द्वारा चालित महासागरीय सतह का जल संबंधित वायु की दिशा के उत्तर गोलार्ध के दाहिनी, ऐसा पूरा डिटेल बताए हैं। ओजोन की माप से संबद्ध परिभाषिक शब्दों को पहचान करें। वैसे देखिए यूजीसी के क्वेश्चन आए हुए हैं ये। ओजोन की माप से संबंध पारिभाषिक शब्दों को की पहचान करें। ओजोन से माप कौन कौन से होते हैं,
इसमें होता है, देखिए, टाप्सन होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये भी होता है, पायरोनोमीटर, प्लेनीमीटर, एनीमोमीटर। ये तीनों नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। ए हो जाएगा। अब देखिए, इसमें व्याख्या भी दिया है कि प्लिनोमीटर क्या होता है। ये मानचित्र का क्षेत्रफल मापने का यंत्र होता है। ऑप्सीमीटर ये मानचित्र पर दूरी मापने का यंत्र होता है। बैरोमीटर दबाई दाब हो गया। एनीमोमीटर क्या होता है, वायु प्रवाहित होने वाले वेग का निर्धारण किया जाता है। पायरोमीटर या उच्च ताप मापने का यंत्र होता है। साइनोमीटर क्या होता है, ये आकाश का नीलापन ज्ञात किया जाता है। जबकि डाप्सन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये ओजोन की माप से संबंधित है। डाप्सन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये ए और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रतिचक्रवातीय मौसम मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र में संबंध रखती हैं। प्रतिचक्रवातीय प्रतिचक्रवातीय मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित है, तो ये जो है ब्रिटेन में होता है। उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिटेन में होता है। प्रतिचक्रवातीय मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं ब्रिटेन के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रतिचक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रतिचक्रवात प्रायः गोलाकार होते हैं, परंतु कभी कभी यह पी आकार में भी होते हैं। केंद्र में वायु दाब अधिकतम तथा परिधि की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। केंद्र तथा परिधि के वायु दाब का अंतर 10 से 20 एमबी और कभी कभी 35 एमबी तक हो जाता है। प्रतिचक्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एफ गैफन ने किया था। ये याद कर लीजिए, एफ गैफन प्रतिचक्रवाती शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। प्रतिचक्रवात क्या होता है, चक्रवात क्या होता है कि चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर जो है हाई प्रेशर होता है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। लेकिन प्रतिचक्रवात में क्या होता है, प्रतिचक्रवात में केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है, तो केंद्र से बाहर की तरफ हवा चलती है। ये जो है प्रतिचक्रवात की दशा होती है। तो ये ब्रिटेन का होगा, ये आंसर सही है। 14वां क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ और परिसंचरण में पवन की चाल किलोमीटर में। तो ये चाल जो है एग्जैक्ट तो याद नहीं है, इसमें देख लेते हैं आंसर। निम्न दाब क्षेत्र जो है कहता होता है 31 से कम होता है। चक्रवाती तूफान कितने माना जाता है, 62 से 88 होता है। और अवनमन जो है 31 से 49 होता है। और तेज तूफानी चक्रवात ये होता है 89 से 118, सबसे ज़्यादा ये होता है। तो मिलाने के लिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है। मतलब ओजोन का क्षय नहीं हो रहा है, कौन सा प्रभाव। वर्षा की मात्रा और मिट्टी में नमी में वृद्धि, मानव में रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी, तापमान में वृद्धि, जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव। तो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है। देखिए, मानव में प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, जैव समुदाय की प्रजातियों में विपरीत प्रभाव, ये तीनों तो हो रहे हैं। लेकिन वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी में वृद्धि, ये इससे संबंधित डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट हो सकता है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ओजोन परत क्षयीकरण से मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, वायुमंडल तथा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जैव समुदाय प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा वर्षा की मात्रा में कमी हो जाएगी। तथा तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जिससे तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। ये सब तो सही है। उसी हिसाब से वर्षा की मात्रा और मिट्टी में भी संबंध होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो ए इसका आंसर ज़्यादा सटीक होगा। आंसर होगा ए। चक्रवात चेतावनी प्रणाली में ऑरेंज नारंगी संदेश इंगित करता है। तो ये जो है चक्रवात चेतावनी प्रणाली में ऑरेंज क्या होता है, अद्यतित रहें, तैयार रहें, कोई चेतावनी नहीं, कार्यवाही करें। तो ऑरेंज में क्या होता है कि तैयार रहें, ऑरेंज में तैयार रहें, ये होगा बी। चक्रवात निम्न क्या होता है, देखिए, हरा में क्या होता है,
कोई चेतावनी नहीं। चक्रवात घड़ी 48 घंटे से पहले पीला में होता है क्या? 48 घंटा पहले। चक्रवात चेतावनी जो है ऑरेंज होता है 24 घंटे पहले। चक्रवात के पहले लाल हो जाता है। तो इससे संबंधित है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर क्या है? तो ये 6.5 सेल्सियस पर जो है कितना होगा? 1000 मीटर। ये होगा सी वाला आंसर। ये मीटर होगा, मीटर, फिट नहीं होगा, मीटर होगा। 6.5 सेल्सियस पर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ये होगा। और देखिए ये जो है एक चीज़ और है इसमें, देख लीजिए, ये पढ़ लेते हैं एक बार। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के बढ़ने के साथ 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से तापमान में कमी होती जाती है। तापमान की इस गिरावट को सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय गैसों के घनत्व, वायुदाब, कणीय पदार्थों में कमी के कारण होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट याद करें, इस परिवर्तन मंडल का नाम टीजरेंस डी बोर्ट ने दिया था। ये भी पूछा जाता है बहुत। टीजरेंस डी बोर्ट ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही फिर पूछे हैं सामान्य ताप जो है तापक्रम कम होने कितना दर है? यही 6.5। पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर क्या है? तो शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर जो है क्या होता है? ये तो देखिए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। और जो शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। तो ये याद रखिए, ये 6.5 होता है और ये शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जो है तो मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा? तो यही है, सामान्य ह्रास जो है 6.5 है। उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग नापी गई थी। तो देखिए ये फैक्चुअल है, इसमें फालिन होगा, डी वाला आंसर सही होगा इसका। पीली विली क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को क्या कहते हैं? टार्नेडो को, तो टार्नेडो को क्या कहते हैं? ट्विस्टर कहते हैं वहाँ, ट्विस्टर कहते हैं टार्नेडो को। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? देखिए इसको व्याख्या कर लेते हैं ट्विस्टर वाला। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को ट्विस्टर कहते हैं। टार्नेडो का आकार की दृष्टि से सभी वायुमंडलीय ताप तूफानों में सबसे छोटा परंतु प्रभाव की दृष्टि से सर्वाधिक प्रलयकारी होता है। टार्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं, जिनका आकार कीपाकार छलनी के अनुसार होता है। इनका निचला परत धरातलीय सतह से संबंध होता है तथा ऊपरी भाग चौड़ा और कपासी मेघ से जुड़ा होता है। टार्नेडो समांतर मध्य अक्षांशों में उत्पन्न है। समुद्र में टार्नेडो को जल स्तंभ भी कहते हैं। क्या होता है कि ये समुद्र पर जब चलते हैं तो जल को पूरा एकदम उठाते हुए चलते हैं इस तरह से। इसी को कारण जो है इसको जल स्तंभ भी बोलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? ये होता है जो है 35 से 65 के मध्य। 35 से 65 के मध्य जो है होता है। तो आप लोग फैक्चुअल क्वेश्चन इसको याद कर लीजिए, 35 से 65 के मध्य। 35 से 65 के मध्य उत्तर और दक्षिण होता है शीतोष्ण चक्रवात। अब देखिए ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत या लहर सिद्धांत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन 1918 में वी वर्कनीज तथा वर्कनीज ने किया था। प्रति चक्रवाती शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैफन ने किया था। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अधिकतम ओजोन घनत्व जो है कहाँ पाया जाता है? इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था। कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले होता है 20 से 25 किलोमीटर। ऑप्शन के अनुसार जो है इनके देखिए 20 से 25 किलोमीटर के आसपास सबसे अधिक जो है घनत्व पाया जाता है। कौन सा कथन गलत है? सौरमंडल में सामान्यतः वायु तापक्रम ऊंचाई के साथ कम होता है। तो ये तो जो है सही है। मध्यमंडल की मोटाई समताप मंडल से कम है। तापमंडल से
कम है, ये भी सही है। जलवायु उष्ण हो जाने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। मृदा एवं जल के मध्य प्रकाश का प्रसारण प्रसारण भिन्न होता है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? इसका जो है आंसर क्या होगा? यही माना जा सकता है, बी वाला। यही बी वाला माना जा सकता है कि ये जो है मध्यमंडल की मोटाई समताप मंडल से कम है। नहीं, ये भी गलत है। हाँ, ये ठीक है। मध्यमंडल की मोटाई समताप मंडल से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है, तो इसका आंसर बी होगा। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल में ये 165 मीटर पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, जिसको सामान्य तापमान दर कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के परावर्तित समतल दीर्घ अवशोषित कर तापमान बढ़ाता है। ठीक है, जलवायु गर्म हो रही है और जल तथा मृदा का प्रकाश प्रसरण भी भिन्न होता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना, जबकि चारों विकल्प सही है। नहीं, बी मान सकते हैं, इसका आंसर बी सही होना चाहिए। वायुमंडल में निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर मध्य मंडल। का आंसर एक ए होगा। वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी के बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे कोट को चुनिए। यही चीज है। फिर से वही पूछ रहे हैं। ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर ओजोनोस्फियर, फिर आयनोस्फियर। वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? वही क्वेश्चन फिर से पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो तीसवा क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल सबसे निचले स्तर का नाम क्या है? परिवर्तन मंडल या सोम मंडल जो भी कहें। सी, वह वायुमंडलीय पर जो जैव मंडल का एक भाग है उसे कहते हैं सोम मंडल। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित से कौन सा एक सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा है? गतिक सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, भंवर सिद्धांत। इसमें कौन सा जो है नहीं होगा? इसमें होगा तापीय संकुचन। तापीय संकुचन सिद्धांत से नहीं है। जेफरीज का ये सिद्धांत है, भू-आकृति विज्ञान में। ये जो है बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्षरण का जो मुख्य कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CFC। निम्नलिखित से कौन से चक्रवात की आंख के अभिलक्षण में से एक नहीं है? आंख में क्या होता है? जो चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो आंख में क्या होता है कि वहाँ ऊपर जो है बारिश नहीं होती है, बारिश की कमी वाला आंसर होगा 34 का डी। 34 का डी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है? एक नहीं है पूछ रहे हैं। ये तो होता ही है, पवन क्षीण होती है, ये भी होता है, आमतौर पर सूखा होता है। ठीक है, ये सब सही है। ये जो है पूछ रहे हैं अपोजिट, पूछ रहे हैं अत्यधिक नम। नम नहीं होता, सूखा होता है। ये पूछ रहे हैं नहीं का, हमने ध्यान नहीं दिया। इसका आंसर जो है हो जाएगा ए। नहीं में ए हो जाएगा। अत्यधिक नम जो होती है वो गलत है, वहाँ सूखा होता है, आँख में बारिश नहीं होती है। तो जलवायु मंडल में अभी जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर जो है आगे से और क्वेश्चन करेंगे। अभी जलवायु मंडल एक बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थ्योरी बता दें, क्योंकि जैसे जो शुष्क रुद्धोष्म ताप पतन दर और रुद्धोष्म ताप पतन दर, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें तो और थोड़ा पढ़ाने में आसान होगा। शॉर्ट वीडियो उसका एक बार थोड़ा सा बना देते हैं, तो फिर इसको और आगे क्वेश्चन करेंगे फिर हम।
ठीक है, अभी जो है जलवायु विज्ञान को इतना ही रखते हैं। अब रोज़ कम से कम चाहे 25-30 प्रश्न ही हो या 50 प्रश्न कम से कम रोज़ कर लिया जाए। ये प्रश्न भी करना है और थ्योरी भी पढ़ना है। तो आप लोग अगर इसको करते रहिएगा प्रश्न, तो हमेशा जो है हैबिट में रहेगा। तो जो परीक्षाएं अभी चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं या पीजीटी टीजीटी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, और वो अभी तो जिस तरह से माहौल है उससे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर के पहले जो है परीक्षा नहीं हो पाएगी। वो भी हो जाए बड़ी बात है, लेकिन आप लोग अपनी जो है तैयारी करते रहिए, इससे जो है रिदम बना रहे। तो प्रश्न जो है जब हल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई उसके साथ होती रहेगी। धन्यवाद।